पिछले 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया है, जबकि वो 2005, 8, 13 और 2020 में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा था, लोगों ने शिवराज सिंह के नाम पर वोट भी दिया था, तो मसला ये है कि उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। कहीं पीएम नरेंद्र मोदी को इस बात का तो डर नहीं कि पार्टी में कोई उनसे बड़ी शख्सियत बन जाए और आगे जाकर पीएम पद के लिए चुनौती साबित हो। चलिए हम बताते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। ये कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। 17 साल पहले वो अचानक से उमा भारती को हटाकर एमपी के नए सीएम बना दिए जाते हैं और कुछ वैसे ही अचानक ही वो हट भी जाते हैं। 8 दिसंबर 2023 को शिवराज ने राघवगढ़ की एक सभा में इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो इस बार मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हैं, और हुआ ऐसा ही। पहली बार जब वो 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो 2018 तक पद पर बने रहे थे। फिर 2018 के विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी बहुमत नहीं ला सकी, मगर मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन जाती है और शिवराज सिंह चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। देखा जाए तो बतौर मुख्यमंत्री शिवराज का कार्यकाल लगभग 17 साल का रहा है। शिवराज सिंह 1972 में मात्र 13 साल की उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। फिर एबीवीपी में आए। 50 साल से भी ज्यादा वक्त तक राजनीति में सक्रिय रहे शिवराज सिंह साल 1988 में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। साल 1990 में शिवराज ने बुधनी सीट से पहला चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव था और वहां से वो जीते भी। बताया जाता है कि चौहान ने पूरे इलाके की पैदल यात्रा की और वो चुनाव जीत लिया था। फिर अगले ही साल लोकसभा चुनाव भी हुए। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 सीट विदिशा और लखनऊ से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद विदिशा की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के सीट छोड़ने पर शिवराज को विदिशा से लड़वाया गया। शिवराज यहां से भी जीत गए। इसके बाद शिवराज ने यहीं से 1996, 98, 99 और 2004 में भी लोकसभा चुनाव जीता था। इस बीच 2003 में हुए एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह के खिलाफ राघवगढ़ से उतारा। उस चुनाव में बीजेपी से उमा भारती का चेहरा मुख्य चेहरा हुआ करता था। 2003 में बीजेपी चुनाव जीत जाती है और उमा भारती को सीएम बना दिया जाता है, लेकिन उनका सीएम बनना पार्टी के लिए थोड़ा असहज रहा। उमा भारती के विवादित बयानों से आला कमान नाराज था। इसी बीच 1994 में हुबली में दंगे भड़क जाते हैं, जिसमें उमा भारती के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है। मात्र 8 महीने में ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। उमा भारती की बगावत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुख्यमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। फिर जब उनकी गिरफ्तारी भी तय हो गई तो अगस्त 2004 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी दफ्तर में लालकृष्ण आडवाणी से झगड़ा होने के बाद उमा भारती को पार्टी से भी निकाल दिया गया। अब बड़ा चैलेंज ये था कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। आखिरकार फैसला लिया जाता है और बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और बाबूलाल गौर में गर्मागर्मी बढ़ती रहती है और अंत में होता यह है कि पार्टी में बगावत हो जाती है। अब पार्टी के ऊपर फिर से वही जिम्मेदारी, अब किसे बनाए सीएम, तो एक और नया चेहरा तलाशा जाता है। जिस समय पार्टी बाबूलाल गौर की जगह नए सीएम को लेकर मंथन कर रही थी, तब शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के सांसद हुआ करते थे। तब भी शिवराज का नाम दूर दूर तक नहीं था। वो प्रमोद महाजन थे जिन्होंने शिवराज सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा था। फिर 2005 में बुधनी में उपचुनाव कराए जाते हैं और शिवराज सिंह 30,000 से ज्यादा वोटों के अंदर से इसे जीत जाते हैं। उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष रहे लालकृष्ण आडवाणी एक अहम फैसला लेते हुए सबको चौंका देते हैं और इस तरह से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अच्छा, जब उमा भारती को आडवाणी ने पार्टी से निकाल दिया था, तब संघ के हस्तक्षेप से उमा भारती का निलंबन रद्द कर दिया था, लेकिन वो बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ बागी तेवर अपनाई रही। उनकी एक ही मांग थी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर उमा भारती को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, और केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए राजी नहीं था। नतीजा ये निकला कि उमा भारती को फिर से पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद वही होता है जो एक बागी नेता सामान्य तौर पर पार्टी से निकाले जाने पर करता है। उमा भारती एक पार्टी का निर्माण करती है, भारतीय जनशक्ति पार्टी। नई पार्टी के बनने के बाद यह दावा भी किया जाता है कि उनकी पार्टी संघ की विचारधारा पर चलेगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का उनकी पार्टी को समर्थन भी रहेगा। लेकिन इस पार्टी की बदौलत उमा भारती को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और मजबूरी कहें या क्या, मगर उमा भारती की जून 2011 में फिर से बीजेपी में वापसी हो जाती है। इसके बाद 2008, 2013 में फिर से चुनाव होते हैं और शिवराज सिंह फिर से जीतकर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं।
फिर साल आता है 2018 विधानसभा के चुनाव में। जैसा मैंने बताया, बीजेपी बहुमत नहीं ला पाई थी और शिवराज सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया था। तब कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है, जिसके सीएम चुने जाते हैं कमलनाथ। लेकिन कमलनाथ की सरकार को अभी 15 महीने भी नहीं हुए थे और पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप जानते ही होंगे, बागी हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़कर वे अपने समर्थक विधायकों को लेकर बीजेपी की ओर पलायन कर जाते हैं। बीजेपी फिर से एक बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मगर इस बार भी चुनाव से पहले बीजेपी ने कई बार नेतृत्व बदलने का इशारा किया था और उम्मीदवारों की लिस्ट में भी उनका नाम सबसे आखिरी में आया था। इसी से अंदाजा लगाया गया था कि शिवराज को शायद इस बार पार्टी मुख्यमंत्री न बनाए, और हुआ भी ऐसा ही। आखिरकार मध्य प्रदेश में शिव का राज खत्म हो गया। अब हम अपने सबसे अहम सवाल पर आते हैं, आखिर शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया गया? कहीं पीएम नरेंद्र मोदी को इस बात का डर था कि शिवराज सिंह चौहान पीएम पद के लिए चुनौती दे सकते हैं? देखिए, ये बात 100% सही है कि मोदी अमित शाह की जोड़ी, बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं चाहती जो मोदी के पीएम पद के दावे को कमजोर करे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हैं अरविंद कुमार शर्मा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। शर्मा ने अपने रिटायरमेंट से महज कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल होते हैं और देखते ही देखते बीजेपी उन्हें विधान परिषद के जरिए सदन में भी भेज देती है। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी शुरू होने लगती है कि यूपी सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने यह तक कह दिया कि 2022 के यूपी चुनाव में अरविंद शर्मा को योगी आदित्यनाथ की जगह मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि योगी की लोकप्रियता मोदी से ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन बीजेपी योगी को तो रिप्लेस नहीं कर पाई। इसका कारण क्या है? देखिए, यूपी एक बड़ा राज्य है। यहाँ का मुख्यमंत्री खुद को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखने ही लगता है, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के नेता हो या फिर बीजेपी के। दूसरा, संघ योगी आदित्यनाथ के साथ है। तमाम विरोधों के बावजूद संघ की वजह से ही वो मुख्यमंत्री बने थे और अभी भी वो संघ की ही पसंद बने हुए हैं। अरविंद शर्मा को पैराशूट की तरह यहाँ से भेजने के कदम को भी आरएसएस ठीक नहीं मानता। यही कारण है कि बीजेपी योगी को नहीं हटा पाई थी। लेकिन वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान के साथ ऐसा नहीं हो सका और तीनों राज्यों में बम्पर जीत के बाद भी बीजेपी के तीनों बड़े नेताओं को किनारे कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर बता दिया गया कि उनकी राजनीति अब यहीं तक थी। हालांकि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे का सियासी भविष्य अब भी बीच में फंसा हुआ है। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम नहीं बनाए जाने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे ने बगावत क्यों नहीं की? बीजेपी ने जब 3 राज्यों के 3 नई मुख्यमंत्री घोषित किए तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे स्वीकार किया। वहीं अगर इतनी बड़ी जीत कांग्रेस की हुई होती और कांग्रेस के स्थापित नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो पार्टी के नेताओं का बागी होने का सिलसिला शुरू हो जाता। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी इसके साक्षात उदाहरण हैं। इन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी बनाई और अब अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बीजेपी में इसका ठीक उल्टा है। बीजेपी में जितने भी कद्दावर नेता बागी हुए, बगावत के बाद या तो उन्हें फिर से बीजेपी की ही शरण में आना पड़ा या फिर राजनीति में वो ऐसे हाशिए पर आ गए कि उन्हें पॉलिटिक्स से संन्यास ही लेना पड़ गया। गुजरात में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। साल 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो 2002 चुनाव में उन्हें विधानसभा का टिकट तक नहीं मिला। हालांकि राज्यसभा के जरिए वो केंद्र की राजनीति में गए, लेकिन फिर 2007 में उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी और साल 2012 में बीजेपी छोड़कर नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बना ली। हालांकि उस चुनाव में अपनी पार्टी से जीतने वाले वो इकलौते विधायक थे। जब ये तय हो गया कि मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी अब गुजरात नहीं बल्कि दिल्ली संभालेंगे और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, तो केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ कर दिया। एक लाइन में कहें तो बीजेपी से उनकी बगावत उनकी राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर गई। इसी क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी, कर्नाटका के सीएम रहे येदियुरप्पा और दिल्ली के सीएम रहे मदन लाल खुराना बीजेपी से बगावत के बाद या तो उन्हें दोबारा से बीजेपी में आना पड़ा या फिर इनका पॉलिटिकल करियर खत्म ही हो गया।
अब ये बगावत की जितनी भी कहानियां हैं वो सिर्फ किताबों में ही दर्ज नहीं है, बल्कि बीजेपी के वो तमाम नेता इन कहानियों को जानते हैं जिन्होंने राजनीति की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ी हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर रमन सिंह हो, उन्हें पता है कि बीजेपी से बगावत करने वालों को हासिल कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर बीजेपी के साथ बने रहकर आने वाले चुनाव में दीमक का काम करने लगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। शुक्रिया।